10वीं के सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत। ये व्याख्यान संख्या 2 है और हमने कल जो पढ़ा था वो हमारे बोर्ड के पीछे लिखा हुआ ही है, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया है। दोस्तों, जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवार की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि 10वीं कक्षा के जितने भी चैप्टर हैं उनको अच्छी ढंग से पढ़िए, 9वीं कक्षा के जितने भी चैप्टर हैं उनको अच्छी ढंग से पढ़िए, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बैठते हैं, इनमें से प्रश्न बनते हैं। तो जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए पूरा उपयोगी है। जो लोग कह रहे हैं कि रीट के कितने चैप्टर बाकी है, बहुत बाकी है, और जो लोग कह रहे हैं कि क्या अब 10वीं का सिलेबस भी पूरा होगा, बिल्कुल 100% पूरा होगा। समय को बिना गवाए सीधा सा चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक वही है हमारा प्रोटीन का जो कुपोषण है, विटामिन का जो कुपोषण है। देखिए, इस चैप्टर को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में हमने पढ़ लिया है, दूसरा हम कुपोषण पढ़ेंगे। कुपोषण में हमारे पास में विटामिन आएंगे, प्रोटीन आएंगे, खनिज लवण आएंगे। उसके बाद में तीसरा मोटापा आएगा, उसको पढ़ना है। फिर मिलावटें आएंगी, उसको पढ़ना है। इस प्रकार से 5 चैप्टर, इस चैप्टर को 5 भागों में बांटा और 5 भाग हमको पढ़ने हैं। चलिए, सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। मैं पढ़ा चुका हूँ। और उसमें अपने को क्या नहीं दिखाई देता है? व्यक्ति को रात्रि काल में दिखाई देना बंद हो जाता है। दूसरी बात, मैंने विटामिन बी की बात करी। बी को मैंने 12, 2 और 3, यानी कि विटामिन B12, विटामिन B2 और विटामिन B3 कैसे याद रखेंगे? B12, 2, 3, है ना। कब जब किसी आदमी को अपन बाहर बुलाते हैं तो क्या कहते हैं? पहले बाहर आ, तो 12, फिर क्या होता है? 2, 3 होते हैं, उनसे हाथ लड़े होती है। तो याद रखना, B12, 2, 3। विटामिन B12 को अपन कहते हैं थायमीन। विटामिन B12 को अपन क्या कहते हैं? थायमीन। विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन। और विटामिन B3 को अपन कहते हैं नियोसिन, है ना। कैसे याद रखोगे? एक कहानी क्रिएट करते हैं पूरी की पूरी कि जब कल्पना करो कि दुल्हन इंतज़ार कर रही है किसी का, दूल्हे का, बारात आ रही है और बारात में एक अजीब सी शर्त है ना। अब उस शर्त को सुनना है। राजस्थान के लोग हैं, सब लोगों को अच्छी ढंग से पता है कि राजस्थानी थोड़ी बहुत तो आती होगी, है ना। तो राजस्थानी सुनिए, क्या हिंट है? हिंट सुनिए। वीथारा राइबा, क्या बोला उसने? वी, है ना। वी से विटामिन है, याद रखना। वीथारा राइबा। अपने कहते हैं वो तेरे, तो वीथारा राइबा, है ना। तो वीथारा राइबा। नियासिन, नियासिन। स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो। कल्चर फेरालांगा, कल्चर फेरालांगा। क्या याद रखना? वीथारा राइबा स्कॉर्पियो में कल्चर फेरालांगा। वीथारा राइबा नया सीन। वो तुम्हारा जो राइबा है, राइबा यानी कि जो आने वाले हैं, शादी करने वाले, वो एक नया सीन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नई बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्कॉर्पियो में कल्चर फेरा लेंगे। इस पूरा कल्चर है, ये जो गांव का जो कल्चर है, उस कल्चर में क्या करेंगे? स्कॉर्पियो के अंदर बैठ के क्या करेंगे? अपन फेरे लेंगे। कैसे याद रखेंगे? वीथारा राइबा नया सीन, स्कॉर्पियो में क्या लेंगे? कल्चर फेरा लेंगे। पूरा याद हो गया। वी से हो जाएगा विटामिन। क्या हो जाएगा? विटामिन। थारा, ये देखिए थायमिन। तो विटामिन B12 का मान क्या है? B12 क्या है बोलो? विटामिन B12 का नाम क्या होगा? थायमिन। फिर क्या शब्द आया? राइबा। राइबा का क्या हो जाएगा बोलो? राइबोफ्लोविन। राइबा का क्या आएगा बोलो? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 है ना, B2 को क्या होगा बोलो? राइबोफ्लोविन। और विटामिन B3 नियासिन। तो नियासिन, नियासिन कहो या नियासिन को, एक ही बात है। नया सीन क्रिएट करने वाला नियासिन। फिर स्कॉर्पियो में, है ना। तो स्कॉर्पियो को यहाँ पर याद रखना है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को अपन क्या कहते हैं? विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं? विटामिन सी को किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और कल्चर फेरा, कल्चर फेरा मतलब क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, है ना। तो विटामिन डी को क्या कहते हैं अपन? विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं? कैल्सीफेरोल। याद रहेगा। विटामिन ए, विटामिन बी को B12 को क्या बोलेंगे? थायमीन। विटामिन B2 को क्या बोलेंगे? राइबोफ्लोविन। विटामिन सी को क्या बोलेंगे? नियासिन। विटामिन सी विटामिन B2 को अपने राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 को अपने क्या बोला? नियासिन। उससे विटामिन, उसके बाद में कौन आया हमारे पास में? सी। विटामिन सी को क्या बोलेंगे? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो से क्या बनता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को अपन क्या बोलेंगे? कैल्सीफेरोल, कल्चर फेरा, कैल्सीफेरोल। याद हो जाना चाहिए। एक एक विद्यार्थी को रट लेना है, एक एक विद्यार्थी को रट लेना है।
याद हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब लोगों का फर्ज है कि इसकी लिंक पे जाना है, यूट्यूब से इसको डाउनलोड करना है, भले यूट्यूब पे देखना है। जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों तक, 12वीं के सभी विद्यार्थियों तक, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक आपको शेयर करनी है। ये आपका दायित्व है, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम रटते रह जाते ज़िंदगी भर, उसको तुरंत समझ लेना है। लोगों को सबसे पहले याद रखना, वी थारा राइबा नया सीन। वी थारा राइबा मतलब जो बाहर यात्रा से आ रहे हैं, वी थारा राइबा यानी कि जो बारात से आ रहे हैं, वी थारा राइबा नया सीन, एक नया सीन क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा सीन क्या क्रिएट कर रहे हैं? कभी ऐसा देखा है कि कोई दूल्हे राजा गांव के चारों तरफ स्कॉर्पियो में घूमे, चक्कर लगा? नहीं ना, 7 फेरे स्कॉर्पियो में नहीं ले सकते, 7 फेरे तो वहीं पर लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? स्कॉर्पियो में कल्चर फेरा लगा, पूरे कल्चर का फेरा, यानी कि चारों तरफ घूमना है। तो क्या है ना, वी का मतलब विटामिन हो गया, थारा का मतलब क्या हो गया हमारे पास? थायमिन हो गया, रा का मतलब राइबोफ्लोविन हो गया हमारे पास में, नी का मतलब क्या हो गया? नियोसिन्स हो गया। ध्यान रखना, नियासिन का मतलब नियोसिन। स्कॉर्पियो का क्या हो जाए हमारे पास में? एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। कल्चर फेरा का मतलब कैल्सीफेरोल हो गया। कैल्सीफेरोल किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। तो याद रखने वाली बात जो थी वो ये थी कि विटामिन B12 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B12 को अपन क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं, यह ध्यान रखना। विटामिन B2 को अपन क्या कहते हैं? बोलो, राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B2 को अपन किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B3 को अपन किस नाम से जानते हैं? नियासिन के नाम से। B3 जो है उसको क्या जानते हैं? नियासिन। ध्यान देना, नियासिन विटामिन B3 जो है, इससे क्या होगा? होठों की जो होठ जो है, मनुष्य के होठ जो है उनमें पपड़ी आने लगेगी, जीवान फटने लगेगी, कुछ इस तरह की कमियां जब महसूस होने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये किस तरह का है। अगर ऐसा कभी लगने लग रहा है तो क्या होगा? वो विटामिन B3 हो सकता है। देखिए, कुछ और पॉइंट पर बात करते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं अपन। विटामिन सी को अपन किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। विटामिन सी को अपन किस नाम से जान रहे हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जान रहे हैं। चलिए, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है? विटामिन बी की कमी से हो रहा है हमारे पास में बेरी रोग। बेरी रोग। याद रखना, विटामिन B12 12 की वजह से, विटामिन कौन सा है? B12 की वजह से कौन सा रोग हो रहा है? बेरी रोग हो रहा है। और विटामिन हमारे पास में B2 की वजह से कौन सा हो रहा है? राइबोफ्लेविनोसिस। क्योंकि राइबोफ्लोविन है तो क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविनोसिस। जिसके पीछे सिस लग जाता है वो एक प्रकार का रोग होता है, याद रखना। तो विटामिन B2 की वजह से कौन सा रोग हो रहा है? विटामिन B2 की वजह से हमारे पास में कौन सा रोग होगा? विटामिन B2 की वजह से होगा राइबोफ्लोविनोसिस होगा हमारे पास में, ध्यान रखना। और विटामिन B3 की वजह से होगा पेलेग्रा रोग। कौन सा होगा? पेलेग्रा। कौन सा रोग हो रहा है? पेलेग्रा रोग हो रहा है। याद रखिए, विटामिन B12 की वजह से बेरी B12 का याद रख क्या होगा? बेरी 12 बजे बेरे हो जाते हैं। B12। विटामिन B2 का नाम क्या? खुद B2 का नाम राइबोफ्लोविन से क्या हो जाएगा? राइबोफ्लोविनोसिस। विटामिन B3 की वजह से कौन सा होगा? पेलेग्रा रोग। कौन सा हो जाएगा? पेलेग्रा रोग हो जाएगा। कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उतार लिया आप लोगों ने? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में। अब कौन सा आएगा हमारे पास में, इसको हम रफ करते हैं। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, यहीं पर लिखते हैं। विटामिन के कुपोषण में अगला विटामिन अपने पास में आएगा विटामिन सी। कौन सा आ रहा है? विटामिन कौन सा अपने पास में? सी। विटामिन सी को अपन क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल अपने याद क्या रखा था? स्कॉर्बियो रखा था। तो विटामिन सी को अपन बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। और जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका आंवला है, खट्टी चीज़ों से अपने को विटामिन सी क्या होता है? हमेशा प्राप्त होता है। विटामिन सी की प्राप्ति किससे होती है? जो भी खट्टी चीज़ें हैं उनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? विटामिन सी प्राप्त हो रहा है। अच्छा, अगर इसकी कमी हो जाए, कमी होने पर क्या होगा? तो मसूड़े जो होते हैं, मसूड़ों में खून का आना, जो मसूड़े हैं उसके अंदर क्या आने लगेंगे? खून आने लगेंगे विटामिन सी की वजह से। अगर विटामिन कमी होती है तो इस प्रकार का रोग प्रकट होता है। ध्यान रखना, विटामिन सी को अपन ने किस नाम से बोला है? एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से बोला। अब कल्चर फेरा लेंगे, यानी कि कैल्सीफेरोल कौन सा है? तो इसे बोलेंगे विटामिन डी। कैल्सीफेरोल को अपन किस नाम से जान रहे हैं? विटामिन डी के नाम से जान रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होगा? हाथ पैर की जो हड्डियां हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? इसकी कमी से क्या हो जाएगा? तो हाथ
और पैर की हड्डियां मुड़ जाती है। हड्डियां क्या हो जाती है बोलो? मुड़ जाती है। हाथ और पैर की हड्डियां क्या होती है बोलो? मुड़ जाती है। याद रखने वाली बात है ना। और इससे जो रोग उत्पन्न हो रहा है उस रोग को क्या बोलेंगे? विटामिन डी की वजह से जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? रिकेट्स रोग। रिकेट्स। कौन सी कैट्स? रिकेट्स। क्या याद रखना? विटामिन डी इज इक्वल टू रिकेट। डी फॉर डॉग होता है और यहाँ पर कैट है, याद क्या रखना? रिकेट्स। याद हो जाएगा? रिकेट्स रोग। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग के क्या लक्षण है? हाथ और पैर की हड्डियां मुड़ जाती हैं। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये हमने पढ़ा विटामिन के बारे में। एक और प्रकार का कुपोषण हमारे पास में आता है विटामिन के बाद में, प्रोटीन। कौन सा आता है? प्रोटीन। प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है? तो दो मुख्य रोगों की हम बात करने वाले हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, चलिए, कौन से रोग होते हैं? अब पहले विटामिन पढ़ लिया, आप दूसरा प्रकरण देखिए। दूसरा प्रकरण देखिए आप, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। दूसरा प्रकरण आएगा प्रोटीन की कमी से कुपोषण। देखिए, जनरली जितने भी गरीब परिवार होते हैं, गरीब परिवार के अंदर क्या होगा? जो भी गरीब लोग होते हैं उनके पास में प्रोटीन का इतना अच्छा स्रोत नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन जनरली क्या होते हैं? थोड़े महंगे होते हैं। प्रोटीन जनरली क्या होते हैं? थोड़े महंगे होते हैं। अगर महंगे होंगे तो गरीब परिवार उसे खरीद नहीं पाता है, और खरीद नहीं पाएगा तो क्या होगा? विटामिन की तुलना में, विटामिन तो बहुत अल्प मात्रा में है तो मिल जाएंगे, लेकिन प्रोटीन जो है उतने थोड़े महंगे होने की वजह से क्या हो जाएंगे? गरीब परिवार उसे खरीद नहीं पाएगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो उसकी कमी उत्पन्न होगी, और कमी उत्पन्न होने से दो प्रकार के मुख्य रोग लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोनों रोगों का नाम लिख रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो आता है क्वासियोकोर। एक रोग का नाम क्या आता है? क्वासियोकोर रोग। एक आता है मेरस्मस रोग। दो रोग आते हैं, एक क्वासियोकोर रोग आता है और एक कौन आता है? मेरस्मस रोग आता है। दोनों ही रोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें रोगी का पेट जो होता है, पेट फूल जाता है। मतलब पेट तो हो जाएगा उसका चकाचक एकदम बड़ा, सिर हो जाएगा उसका छोटा, और टांगें हो जाएंगी दुबली पतली। तो इसमें व्यक्ति का क्या हो जाएगा? पेट जो है वो फूल जाएगा। और जो बालक है, जो बच्चा है ना, बच्चा क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा। बच्चा कैसा होगा? चिड़चिड़ा होगा। और ये कब कमी होगी? बच्चे में कमी कब होगी? गर्भावस्था में। जब माँ के पेट में बच्चा था उस समय अगर उसे सही ढंग से प्रोटीन नहीं मिला तो बच्चा चिड़चिड़ा, जन्म होने के बाद में उसे प्रोटीन की मात्रा कमी मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में उसे रोग कौन सा होगा? क्वासियोकोर रोग होगा। ध्यान देना, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। और पेट कैसे जाएगा? उस बच्चे का पेट फूल जाएगा और बच्चा कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा स्वभाव वाला बच्चा होगा, छोटा सा बच्चा होगा, जिद्दी होगा और पेट फूला हुआ होगा, आंखें अंदर धसी हुई, बिल्कुल पतला दुबला सा, एक कंकाल का ढांचा जैसा होगा बच्चा, लेकिन पेट उसका काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। फिर कौन सा रोग आएगा? मेरस्मस रोग। दूसरा रोग कौन सा? मेरस्मस रोग। इसमें क्या होगा? शरीर सूखा होगा। जो बच्चे का शरीर है वो क्या होगा? बिल्कुल सूख जाएगा, पतला दुबला हो जाएगा। तो मेरस्मस रोग अपन क्या पढ़ क्या रहे हैं? भोजन वाला भाग पढ़ रहे हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं अपन, और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? कुपोषण का शिकार होगा। और व्यक्ति में क्या हो जाएगा? शरीर बिल्कुल दुबला पतला, आंखें क्या हो जाएगी? आंखें अंदर की तरफ धस जाएंगी। आंखें बिल्कुल अंदर गहरी हो जाएंगी, धस जाएगी। पर शरीर तो दुबला पतला हो गई, आंखें भी अंदर धस गई। अब लक्षण देखो उस बच्चे का, चिड़चिड़ा तो हो गई वो, है ना, चिड़चिड़ा भी होगा, और शक्ति का अभाव होगा। उसमें शक्ति नहीं होगी। उसमें क्या नहीं होगी? शक्ति, एनर्जी नहीं होगी। जिस लेवल की उसमें एनर्जी होनी चाहिए उस बच्चे में उतनी एनर्जी नहीं होगी। तो ये कुल मिला के उस बच्चे को अपन क्या कह सकते हैं कि कौन सा रोग होगा? मेरस्मस रोग होगा। अभी ध्यान देना, कोई बच्चा अगर दुबला पतला है तो हर बच्चे को मेरस्मस रोग नहीं है ना।
वो किस में होगा, तो वो जिनमें बिल्कुल प्रोटीन की कमी है उनमें होगा। सरकार इसके लिए योजनाएं चलाती है, वर्तमान की सरकार ने भी योजनाएं चला रखी है और उस योजना के तहत उस बच्चे को क्या देते हैं, एक अलग से पालन गृह होता है, वहाँ पर ले जाते हैं, उसके परिवार वाले सदस्यों को ले जाते हैं, कुछ समय तक वहाँ पर रखते हैं, उचित मात्रा में उसे भोजन और हर जो विटामिन की कमी है तो विटामिन, अगर प्रोटीन की कमी है उसे तो प्रोटीन, जिस प्रकार का कुपोषण है उस कुपोषण को उसको दूर करके उस बच्चे को वापस एक सामान्य जीवन जीने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास में पहले हमने विटामिन की बात करी, दूसरी हमने किसकी बात करी, प्रोटीन्स की बात करी। अब हमारे पास में कौन आएंगे, खनिज लवण। खनिज, देखिए खनिज की मात्रा शरीर में ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर इसकी मात्रा में शरीर में कमी आ जाए तो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न करने में सहायक होगी। तो खनिज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला खनिज आप लोगों को ध्यान ही है, लोहा होता है। देखो लोहा, यूँ तो हम, ऐसा तो है नहीं कि लोहे की कड़ाई पड़ी हुई है और हम उसे खा जाएं, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन लोह तत्व बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, लाल रंग का रक्त है, तो खून, जो लाल रंग का खून है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमो के कारण ही हमारा रक्त क्या है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो हीमोग्लोबिन, उसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्या, कौन सा तत्व पाया जाता है, लोह तत्व या लोहा पाया जाता है। तो शरीर की पहली बात, शरीर में सबसे पहले, इसीलिए आप देखा होगा कभी कभी चुंबक से या उन पद्धतियों से भी क्या करते हैं अपन, उनसे क्या करते हैं, लोग इलाज करवाने जाते हैं, तो वो पद्धति का मतलब ही वही है। तो ध्यान देना, अगर ऐसा हुआ जिसमें लोह तत्व की कमी होगी, उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। चेहरा कैसा हो जाएगा, व्यक्ति का पीला पड़ जाएगा, उतनी चमक नहीं रहेगी चेहरे पे, क्या नहीं रहेगी, चमक नहीं रहेगी, वो क्रांतिहीन हो जाएगा। क्रांतिहीन का मतलब वो अपने आप को थका सा महसूस करेगा। कुल मिला के उसे रक्त के अंदर जो रक्तालता है, उसकी जो रक्त की क्षमता होनी चाहिए वो कम होगा। तो लोह तत्व सबसे पहला। दूसरी चीज, लोह तत्व के बाद में कौन आएगा हमारे पास में, एक तत्व होता है जिसे अपन कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं, सोडियम। हाँ, सूत्र होता है Na, आप जानते ही हो। और सोडियम जो है वो क्या है, सोडियम क्या है, आपके साधारण नमक के द्वारा, साधारण नमक को क्या लिखते हैं अपन, NaCl। सूत्र में क्या लिखते हैं, NaCl। तो यहाँ पर Na आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो साधारण नमक अपन क्या बोलेंगे, साधारण नमक इसकी पूर्ति करता है। अगर साधारण नमक इसकी पूर्ति नहीं करें, या कुछ दूसरे तत्व भी होते हैं जो कि हमारे पास में सोडियम की क्या करेंगे, पूर्ति करने का काम करेंगे, सोडियम की पूर्ति करेंगे, जैसे कि मछली है, मांस है ना। और ये क्या करेगा, ये हमारे मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को, कौन, ये मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को क्या करेगा, नियंत्रित करने का काम करेगा। तो ध्यान देना, साधारण नमक है, मछली है ना, आपकी साधारण नमक, मछली, ये सब चीज़ें किसको करेगी, सोडियम को अपन क्या करेगी, ये आपका मांस है, ये सब इसके एक प्रकार के स्रोत हैं। अगर कोई आपको स्रोत पूछ ले सोडियम के, तो स्रोत है। क्या कार्य करता है ये, तो कार्य इसका क्या है, कार्य मांसपेशियां व तंत्रिका को नियंत्रित, तंत्रिका, मांसपेशियां और तंत्रिका में। देखना आगे जाके अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी बनोगे तो Na पंप के नाम से एक पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, किस प्रकार से कोशिका में सोडियम जाता है और आता है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना, 11वीं 12वीं में है ये। तो आप तो ये समझ लो आप तो कि बस कोशिका के मांसपेशियों में और तंत्रिकाओं की कोशिकाएं जो होती है उनमें क्या करता है, सोडियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोहा पड़ा, सोडियम पड़ा। तीसरा पॉइंट देते हैं, कैल्शियम आप जानते हो दूध से प्राप्त होता है, अंडों से प्राप्त होता है और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। किस किस से प्राप्त होता है, दूध, अंडे और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। आपके दांत में, हड्डियों में ये क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दांत की मजबूतता, हड्डियों की मजबूती किससे आएगा, कैल्शियम से आएगी, इसके बिना संभव नहीं है। चौथा पॉइंट देखिए आप, चौथा पॉइंट हमारे पास में कौन आएगा, फास्फोरस। और ये बाजरा, रागी, है ना, हरी सब्जियां, इन सभी से प्राप्त होगा। फास्फोरस किससे प्राप्त होगा, बाजरा है, रागी है, हरी सब्जियां, अति सूक्ष्म तत्व है, अति सूक्ष्म है, पर ये प्राप्त होगा। तो ये ध्यान देना आप लोग कि एक तो लोहा, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, है ना, एक और बच जाता है हमारे पास में पोटेशियम, है ना, 5 है पोटेशियम।
पोटेशियम। अब ये पोटेशियम जो है वो किससे प्राप्त होगा? तो सभी से प्राप्त होगा। जो भी आप चीज़ खा रहे हो उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा पोटेशियम की होती है ना। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, खनिज तत्वों के अंदर क्या होगा? लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, इन सभी चीज़ों का अत्यंत महत्व है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको याद हो जाए क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट छूट गया है, उसे कंप्लीट कर ही लेते हैं। देखो, एक तत्व आता है आयोडीन। आयोडीन ये भी एक प्रकार का खनिज तत्व है, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा, इसे गलगंड रोग भी कहते हैं, इसे गलगंड रोग के नाम से भी जानते हैं, घेंगा रोग के नाम से भी जानते हैं। ये अगर मान लो ये मनुष्य का नाक है, ये मुंह है और ये गला है, तो गला इस तरह से बाहर निकल जाता है। आप समझ रहे हो? गला इस तरह से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये, हाँ, ये शरीर, ये देखो ऐसा शरीर है, अब दिख रहा है? ये बाल है जिनको लॉकडाउन में कटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो गले में इस तरह से बाहर अगर निकल जाए उसे कहते हैं अपन गलगंड रोग, यानी कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। दोस्तों, अब अगली जो क्लास होगी उसमें हमें कुपोषण के तहत एक मोटापा शब्द आता है, उसको पढ़ना है। कितनी कैलोरीज होती है, कितनी आवश्यकता होती है, कितना ग्राम होने पर क्या होगा, 25 किलोग्राम क्या है, 30 किलोग्राम क्या है, उसको पूरा समझेंगे। उसके बाद में जाकर हमारा दूसरा टॉपिक चालू हो जाएगा। लगभग 5 पॉइंट पढ़ने इसको। तब तक आप लोगों का एक ही फर्ज बनता है, आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनको इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना है, क्योंकि आप जितना बांटोगे उतना ज्ञानवान बनोगे, और जितना ज्ञानवान बनोगे उतने और अधिक अध्ययन करोगे। तो घर में रहना है, पढ़ना है और ज़्यादा पढ़ना है। जय हिंद।